कहना चाहता था पर किसी डर से नहीं कह पाता था। वो सारी बातें सामने रखते हुए कहता है, चित्रा याद है ना, मैंने शादी से पहले तुमसे कहा था कि मेरी कहानियां ही मेरी जिंदगी है, मेरे दिल में वो बसी हुई है और तुमने कहा था कि अगर मेरे दिल में तुम्हें थोड़ी सी भी जगह मिले तो तुम उसमें बसने के लिए तैयार हो। और मैंने तुम्हें वो जगह दे दी। और तुमने क्या किया? तुमने कहानियों को ही मेरे दिल से निकाल दिया। तुमने मुझे मेरी कहानियों से दूर होने के लिए मजबूर किया। चित्रा हैरानी के साथ हाथों से अपनी तरफ इशारा करते हुए कहती है, क्या कहा अनुराग तुमने? मैंने तुम्हें तुम्हारी कहानियों से अलग होने के लिए मजबूर किया? अनुराग अपनी बात पर अडिग रहते हुए कहता है, हाँ चित्रा, तुमने मुझे मेरी कहानियों से अलग होने के लिए मजबूर किया। मैं तो शादी के लिए तैयार ही नहीं था, पर तुमने मुझ पर दबाव बनाया। मैं तो पहले अपना करियर बनाना चाहता था, बाद में तुमसे शादी करना चाहता था, पर तुम्हारी ख्वाहिशों की वजह से मुझे मेरी ख्वाहिशों को मारना पड़ा। जब अनुराग ये बातें बोल रहा था तो उसकी आंखें नम हो गई थी, जैसे वो ये बातें नहीं बोलना चाहता था, पर उसके अंदर का सब्र का बांध टूट गया था। उसका खुद पर कोई कंट्रोल नहीं था, जिस कारण उसे ये बातें ना चाहते हुए भी बोलनी पड़ रही थी। सिर्फ अनुराग की ही नहीं, ये बातें सुनकर चित्रा की आंखें भी नम हो गई थी। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लग गई थी। उसने रोना शुरू कर दिया। चित्रा रोते हुए अनुराग से कहती है, क्या सिर्फ तुमने ही अपनी ख्वाहिशों को मारा अनुराग? मैंने तुम्हारी ख्वाहिशों के लिए अपनी ख्वाहिशों को नहीं मारा। अनुराग ना में अपना सिर हिलाते हुए कहता है, नहीं चित्रा, तुमने अपनी ख्वाहिशों को नहीं मारा। अगर मारा होता तो आज मैं एक कामयाब लेखक बन चुका होता। तुमने मेरा साथ तो दिया, पर जैसा साथ चाहिए था वैसा नहीं। मुझे मेरी आखिरी सांस तक तुम्हारा साथ चाहिए था, पर तुमने क्या किया? बीच सफर में ही मेरा साथ छोड़ दिया। जब मुझे मेरी चौथी किताब के लिए पैसों की जरूरत थी, तुमने मुझे पैसे देने से मना कर दिया। तुम्हारे पास पैसे थे, पर तुमने मुझे पैसे नहीं दिए, क्योंकि वो पैसे तुमने अपनी ख्वाहिशों के लिए बचा कर रखे। तुम उन पैसों से अपनी ख्वाहिशें पूरी करना चाहती थी, और आज तुम मुझसे ये कह रही हो कि तुमने मेरी ख्वाहिशों के लिए अपनी ख्वाहिशों को मार दिया। इतना बड़ा झूठ तो मत बोलो। अगर तुमने अपनी ख्वाहिशों को मार दिया होता, मुझे पैसे दे दिए होते, तो आज मैं एक कामयाब लेखक बन चुका होता। अनुराग की ये बात सुनकर चित्रा का गुस्सा बढ़ जाता है और वो गुस्से गुस्से से ही कहती है, अगर चौथी किताब के लिए पैसे नहीं दिए थे तो क्या हुआ अनुराग? उससे पहले जो 3 किताबें थी उसके लिए तो पैसे दिए थे ना तुम्हें, पर क्या हुआ? तुम बन गए थे कामयाब लेखक। चित्रा की इस बात ने अनुराग की बोलती बंद कर दी थी। वो पलटकर कुछ नहीं कह पाता है। चित्रा भी अपने अंदर की भड़ास आगे निकालते हुए कहती है, नहीं बन पाए थे ना तुम कामयाब लेखक, क्योंकि तुम लेखक बनने के काबिल ही नहीं हो। तुम लेखक नहीं हो। अनुराग गुस्से के साथ चित्रा को घूरते हुए कहता है, मैं एक लेखक हूं और मैं ये बात साबित करके दिखाऊंगा तुम्हें। चित्रा, मुझे एक महान लेखक बनने से कोई नहीं रोक सकता है, समझी तुम? क्योंकि इस बार मेरी हमसफर तुम नहीं, मेरा साया होगा, और मेरा साया कभी मेरा साथ नहीं छोड़ेगा। मेरी आखिरी सांस तक मेरे साथ रहेगा। मैं एक और किताब लिखकर ही रहूंगा। चित्रा मुंह बनाते हुए कहती है, मतलब तुमने फिर से कहानी लिखने का मन बना लिया है अनुराग? अनुराग अपनी बात पर कायम रहते हुए कहता है, मन नहीं बनाया है चित्रा, बल्कि मैंने फैसला ले लिया है। मैं कहानी लिखकर ही रहूंगा। इस बार मैं नहीं रुकने वाला। मैं ये दोहरी जिंदगी नहीं जी सकता। कलम के बिना मेरी जिंदगी अधूरी है। जिस तरह तुम अपनी ख्वाहिशों को नहीं मार सकती हो, उसी तरह मैं अपनी ख्वाहिशों को भी नहीं मार सकता। कहानी लिखना कोई मेरी ख्वाहिश नहीं है, बल्कि मेरी जिंदगी है। कहानियां ही मेरी जिंदगी हैं। चित्रा अपनी तरफ और सोफे पर सो रहे युग की तरफ इशारा करते हुए कहती है, और क्या मैं तुम्हारी जिंदगी नहीं हूं अनुराग? युग तुम्हारी जिंदगी नहीं है? अनुराग फिर खामोश हो जाता है। चित्रा ने अनुराग की बात का कुछ और मतलब निकालकर अनुराग को ही उसकी बातों में फंसा दिया था। चित्रा हर बार अनुराग के सामने ऐसे सवाल रख देती थी कि वो बेचारा दुविधा में फंस जाता था, जिसमें से वो किसी एक को नहीं चुन सकता था। उस सवाल का जवाब ही नहीं दे पाता था। वो अपनी कहानी और परिवार में से भला कैसे किसी एक को चुन सकता था? अनुराग बुरी तरह इमोशनल हो गया था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो अपने परिवार और अपनी कहानी में से किसे चुने। वो दोनों में से ही किसी एक को नहीं चुन सकता था। सच तो ये था कि दोनों ही उसकी जिंदगी थी, उसका परिवार भी और उसकी कहानी भी। अगर परिवार उसकी आधी जिंदगी थी, तो कहानियां उसकी आधी जिंदगी को पूरा करती थी। जब अनुराग कुछ जवाब नहीं देता है, तो चित्रा खुद ही बोल पड़ती है, अगर मैं और मेरा बच्चा तुम्हारी जिंदगी नहीं है, तो तुम भी हमारी जिंदगी नहीं हो।
हमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। मैं अपने बच्चे को अकेले पाल सकती हूँ, उसे माँ और बाप दोनों का प्यार दे सकती हो, समझे तुम अनुराग? उसको पालने के लिए मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। तुम किसी काम के नहीं हो, तुम्हें आता ही क्या है? अनुराग खामोश रहता है। खामोशी के साथ चित्रा के सारे ताने सुनता रहता है। चित्रा अनुराग को एक और ताना देते हुए कहती है, मुझे पता है तुम्हारे अंदर लिखने का जुनून फिर से सवार हो गया है, और मैं इस बार तुम्हें नहीं रोकूंगी, क्योंकि तुम मेरे रोकने से कहाँ रुकने वाले हो। अनुराग, तुम हमेशा तो अपने मन की ही करते आ रहे हो, मेरे लाख समझाने पर भी नहीं माने। कहते हैं ना, कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होती है, वो हमेशा टेढ़ी की टेढ़ी रहती है, और तुम भी उसी की तरह हो। अनुराग अभी भी खामोशी के साथ चित्रा की सारी बातें सुनते रहता है। वो देखना चाहता था कि चित्रा के मन में अनुराग के लिए और क्या क्या बातें छुपी थी जो उसने आज तक उससे नहीं कही थी। चित्रा अनुराग की आंखों में देखते हुए कहती है, अगर मैंने तुम्हें कहानी लिखने से रोक भी दिया तो फिर तुम अपनी नाकामी का इल्जाम मुझ पर ही लगाओगे, कहोगे मेरे कारण लेखक नहीं बन पाए, और मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम्हें जो करना है करो अपने मन की, लिखो अपनी कहानी, पर याद रखना, इस बार जब तुम किताब लिख लो तो उसे पब्लिश करने के लिए मैं एक पैसा नहीं देने वाली। तुम मेरे सामने हाथ फैलाते हुए मत आ जाना। अनुराग भी गुस्से के साथ चित्रा की आंखों में देखते हुए कहता है, फिक्र मत करो चित्रा, उसकी नौबत ही नहीं आएगी। अगर मैं कहानियां लिख सकता हूं तो उसे पब्लिश भी करा सकता हूं। मैं अपने आप को बेच दूंगा, पर तुम्हारे सामने कभी हाथ नहीं फैलाऊंगा, समझी तुम? अनुराग के खामोश होते ही चित्रा भी खामोश हो जाती है। वो पलटकर कुछ नहीं कहती है, बस युग को सोफे पर से तेजी के साथ उठाती है और अनुराग से नाराज होकर वहां से चली जाती है। चित्रा तो चली गई थी, पर उसकी कड़वी बातों ने अनुराग के अंदर वो आग लगा दी थी जो आज से पहले कभी नहीं लगी थी। इंसान को जब तक ठोकर नहीं लगती है ना, तो वो ठीक से चलना नहीं सीख पाता है, और आज अनुराग को चित्रा वही ठोकर मारकर चली गई थी। अनुराग के अंदर उसने वो चिंगारी लगा दी थी जिससे वो लेखन की दुनिया में आग लगाने वाला था। वो पूरी तरह तैयार हो गया था कहानी लिखने के लिए। अनुराग ने सोच लिया था कि अब कहानियां ही उसके लिए सब कुछ थी। अनुराग ने सोच लिया था कि इस बार वो कोई जल्दबाजी नहीं करेगा, नाम कमाने के लिए कहानी नहीं लिखेगा, बल्कि उस कहानी को जीने के लिए कहानी लिखेगा। चाहे उस कहानी को लिखने में उसे सालों क्यों न लग जाए, पर वो एक ऐसी कहानी लिखेगा जो उसके दिल को तो सुकून देगी, साथ में पाठकों के दिल को भी सुकून देगी। अनुराग को ये बात पता थी कि एक अच्छा लेखक बनने के लिए खूब सारा पढ़ना बहुत जरूरी था, इसलिए उसने फिर से पढ़ना शुरू कर दिया। राइटिंग कंपटीशन जीतकर उसे जो यूनिवर्सल लाइब्रेरी कार्ड मिला था, उसने उसका यूज किया और अलग अलग लाइब्रेरी में जाकर हर जॉनर की किताबें पढ़ने लग गया। उसे जो भी किताब अच्छी लगती थी वो उसे ले लेता था और पढ़ना शुरू कर देता था। अनुराग दिन रात बस किताबें ही पढ़ते रहता था। उन किताबों को पढ़ने में इतना बिजी हो जाता था कि खाना पीना तक भूल जाता था। बस उसे याद रहता था तो बस युग। इन सब के चलते वो कुछ वक्त युग के लिए निकाल ही लेता था। युग के लिए उसका लगाव कम नहीं हुआ था। वो युग से भी उतना ही प्यार करता था जितना वो अपनी कहानियों से किया करता था। वो जब भी युग को अपने हाथ में पकड़ता था, उसे ऐसा लगता था जैसे वो किसी किताब को अपने हाथ में पकड़ रहा हो। यही कारण था कि अनुराग का युग के साथ लगाव बना रहा, वो कभी खत्म नहीं हुआ। उसका लगाव खत्म हुआ था तो बस चित्रा के लिए। वो अब उसके साथ बिल्कुल वक्त नहीं बिताता था। चित्रा भी उसके आने का इंतजार नहीं करती थी। उसके आने से पहले ही खाना खा लिया करती थी ताकि अनुराग के साथ खाना ना खाना पड़े। अनुराग साहित्य से जुड़ी हुई किताब तो पढ़ता था, साथ में अलग अलग धर्म की किताबें भी पढ़ने लग गया था। वो सब धर्मों के बारे में गहराई से जानना चाहता था ताकि उसके बारे में लिख सके, उसे समझ सके। उसके लिए सभी धर्म एक समान ही थे। उसके दिमाग में हर वक्त ये बात रहती थी कि आप हर किताब से कुछ न कुछ सीखते हैं। इसी बात को दिमाग में रखकर वो हर किताब पढ़ता था, चाहे उसे वो किताब शुरू में बेकार ही क्यों न लगे। पर जब तक उसके अंत तक नहीं पहुंच जाता था, उसे पढ़ना छोड़ता नहीं था। अनुराग एक दिन में करीब 10 से ज्यादा किताबें पढ़कर खत्म कर देता था। उसकी पढ़ने की स्पीड इतनी अच्छी हो गई थी कि वो कहानी पढ़ने के साथ साथ उन कहानियों को जीना भी सीख गया था, जिस कारण उसे कहानियां पढ़ने में और मजा आने लग गया था। कंपटीशन से उसे जो पैसे मिले थे, उसी से वो इस वक्त अपना गुजारा चला रहा था। उसने चित्रा से 1 पैसे तक नहीं मांगे थे। बाकी के वो पैसे थे जो उसे जॉब छोड़ने पर मिले थे। 1 महीने तक अनुराग किताबें पढ़ता रहा। वो हर दिन करीब 10 से ज्यादा किताब पढ़ता था। 1 महीने तक अनुराग बस किताबें ही पढ़ता रहता। उसे नहीं पता था कि वो आगे क्या करने वाला है, कौन सी कहानी लिखने वाला है।
इस वक्त उसका फोकस बस किताबें पढ़ने में ही था। वो तब तक पढ़ना चाहता था जब तक उसके अंदर से आवाज नहीं आ जाती कि हाँ, अब बहुत हुआ। वो भी एक कहानी लिख सकता था, वो भी एक लेखक बन सकता था। और एक दिन अनुराग के अंदर से वो आवाज भी आ गई। उसे लगने लग गया था कि वो भी एक किताब लिख सकता था। अनुराग ने जितनी किताबें पढ़ी थी उसमें एक ऐसा नाम था जो रह रहकर हर बार उसके सामने आ जाता था, और वो नाम था यक्षिणी। अनुराग ने जितनी किताबें पढ़ी थी उसमें एक ऐसा नाम था जो रह रहकर हर बार उसके सामने आ जाता था, और वो नाम था यक्षिणी। यक्षिणी का जिक्र अनुराग ने कई धर्मों की किताब में पढ़ा था, चाहे वो बौद्ध धर्म हो, जैन धर्म हो या फिर हिंदू धर्म हो। जब भी वो यक्षिणी का नाम किसी किताब में पढ़ता था उसका दिल जोरों से धड़कने लग जाया करता था। यक्षिणी नाम पढ़ते ही उसके कानों में एक औरत की फुसफुसाती हुई आवाज सुनाई देने लग जाया करती थी। लेखक बाबू, मेरे लेखक बाबू, मेरी कहानी लिखोगे ना? मेरे लेखक बाबू, ओ मेरे लेखक बाबू। अनुराग के कान में बार बार यही आवाज सुनाई देने लग जाती थी। वो आवाजें उसे बेचैन करती थी और वो किताब पढ़ना बंद कर देता था। पर कुछ देर बाद ही जब उस औरत की आवाज शांत होती थी तो वो दोबारा उस किताब को पढ़ना शुरू कर देता था। यक्षिणी के बारे में पढ़ते वक्त अनुराग को एक अलग ही एहसास होता था। वो एहसास जो कभी किसी किताब को पढ़ते वक्त नहीं हुआ करता था। उसके रोंगटे खड़े हो जाया करते थे। यक्षिणी का नाम पढ़ते वक्त उसे ऐसा लगता था जैसे वो उस शख्स के बारे में पढ़ रहा है जिसे वो पहले से जानता था, उससे मिला हो, उससे उसने बातें की हो, जिस कारण उसका यक्षिणी के बारे में पढ़ने में और ज्यादा इंटरेस्ट बढ़ जाया करता था। अनुराग ने यक्षिणी नाम को अपने जहन में इस कदर बसा लिया था कि चाहते हुए भी यक्षिणी का नाम नहीं भुला पा रहा था। उसका नाम हर वक्त उसके कानों में गूंजते रहता था, जैसे वो नाम पूरी तरह उसके दिल में बस गया हो, जिसे अब कोई नहीं निकाल सकता था, खुद यक्षिणी भी नहीं। यक्षिणी चीज ही ऐसी है जिसके बारे में जो एक बार पढ़ ले उसे वो कभी नहीं भूल सकता, जब तक सब कुछ जान न ले। सोते वक्त, जागते वक्त, पढ़ते वक्त, हर पहर अनुराग के लबों पर बस यक्षिणी का नाम ही रहा करता था। 2-3 दिनों तक सोचने के बाद अनुराग ने फैसला कर लिया था कि वो कहानी लिखेगा तो यक्षिणी के ऊपर ही, और किसी पर नहीं। यक्षिणी के बारे में सोचते वक्त अनुराग को यह भी याद आ गया था कि यक्षिणी ही एक ऐसा नाम था जिसने उसे कॉलेज में फेमस किया था। जब उसने चित्रा की बनाई हुई पेंटिंग पर कविता लिखी थी, उसने बस यक्षिणी का आखिरी में नाम लिखा था तो वो इतना फेमस हो गया था। तब क्या होगा जब वो उस पर पूरी एक किताब लिखेगा, तब वो और कितना नाम कमा लेगा। यक्षिणी की किताब लिखने को लेकर ही अनुराग की उम्मीदें और ज्यादा बढ़ गई थी। उसे पता चल गया था कि यक्षिणी एक ऐसी चीज थी जो उसे एक महान लेखक बना सकती थी। अनुराग को ये तो पता चल गया था कि उसे यक्षिणी पर कहानी लिखनी थी, पर कहानी क्या थी ये उसे अभी तक पता नहीं चला था। पहले उसने यक्षिणी से जुड़ी हर एक किताब पढ़ी ताकि उससे कोई आइडिया मिले, पर उसने कुछ भी अच्छा नहीं किया। फिर उसने सोचा था कि वो यक्षिणी पर कोई मनगढ़ंत कहानी बना देगा, पर वो कोई कहानी नहीं बना पा रहा था। वो इस बारे में सोचते सोचते परेशान हो गया था। जब भी वो कोई मनगढ़ंत कहानी बनाता उसे खुद मजा नहीं आता और वो खुद उस कहानी को रिजेक्ट कर देता। वो सोचता जब उसे ही वो कहानी पसंद नहीं आ रही तो उसके पाठकों को क्या पसंद आएगी। अनुराग इस बात को लेकर परेशान ही था कि एक शाम जब वो अपनी छत पर सिगरेट पी रहा था तभी उसे मिस्टर स्टीफन की वो बात याद आती है जो उन्होंने अनुराग को बताई थी कि यक्षिणी एक डायन है। वो डायन जो अपने अभिशाप के कारण हर अमावस्या और पूर्णिमा की रात मर्दों को अपनी हवस का शिकार बनाती है, और यक्षिणी मर्दों को अपना शिकार कहीं और नहीं बल्कि किश्नोई नदी के घाट पर बनाती है जो मेहंदी पथार में है, वही मेहंदी पथार जहां से अनुराग आया है। यही बात अनुराग के दिल में बैठ जाती है। अनुराग उसी वक्त फैसला ले लेता है कि वो यही कहानी लिखेगा। अपनी कहानी के जरिए यक्षिणी के उस अभिशाप के बारे में दुनिया को बताएगा जिसके बारे में कोई नहीं जानता है। वो बताएगा कि आखिर क्यों एक देवी डायन बन गई। वो ये भी जानना चाहता था कि जिस तरह उसने यक्षिणी पर कविता लिखी थी वो कहानी सच थी या फिर वो कहानी सच थी जिसके बारे में मिस्टर स्टीफन ने उसे बताया था। जिस शाम अनुराग ने यक्षिणी पर कहानी लिखने का फैसला लिया उसी रात अनुराग ने एक और फैसला भी लिया, एक ऐसा फैसला जिसने उसकी जिंदगी को तो बदला ही, साथ में उसकी पत्नी चित्रा और उसके बेटे युग की जिंदगी को भी पूरी तरह बदल कर रख दिया। चित्रा अपने कमरे के अंदर थी और पेंटिंग में रंग भर रही थी।
जिसका उसे ऑर्डर मिला था, जो उसे सुबह तक कंप्लीट करना था। बदलते वक्त के साथ चित्रा ने भी अपनी पेंटिंग में कई बदलाव किए थे, जिस कारण उसकी पेंटिंग दोबारा बिकने लग गई थी। उसने एक ऐसा आर्ट बनाया था जो उस वक्त काफी प्रचलित था। हर कोई उसकी बनाई पेंटिंग को अपने घर में लगाना चाहता था। यही कारण था कि चित्रा ने अनुराग से बड़े ताव में कह दिया था कि उसे उसकी कोई जरूरत नहीं थी। वो अकेले ही अपने आप को और अपने बच्चे को पाल सकती थी। इस वक्त युग चित्रा के बगल में ही बड़े आराम से सो रहा था। सोता भी कैसे नहीं, आधी रात जो बीत चुकी थी। चित्रा पेंटिंग में रंग भरने में लगी ही हुई थी कि तभी उसके कमरे में अनुराग आकर उसके सामने खड़ा हो जाता है। चित्रा अनुराग की तरफ नजरें करते हुए उससे कहती है, अनुराग तुम यहाँ पर कैसे? अनुराग पलट कर कहता है, हाँ चित्रा मैं। तुम मुझे देखकर इतनी शॉक्ड क्यों हो गई हो? मैं यहाँ पर नहीं आ सकता क्या? चित्रा हंसते हुए जवाब देती है, क्यों नहीं आ सकते अनुराग, बिल्कुल आ सकते हो। आखिर तुम्हारा ही तो बेडरूम है, यहाँ तुम नहीं आओगे तो फिर कौन आएगा? अनुराग चित्रा को देखते हुए कहता है, फिर मुझे देखकर तुम इतनी हैरान क्यों हो रही हो और ऐसे सवाल क्यों पूछ रही हो? चित्रा झट से बोल पड़ती है, हैरानी तो होगी ही ना अनुराग, तुम पूरे 1 महीने बाद जो इस बेडरूम में आ रहे हो, वो भी आधी रात में। इस वक्त तो तुम अपने कमरे में किताबें पढ़ते रहते हो ना, फिर आज यहाँ पर कैसे आ गए? पत्नी की याद आ गई क्या, या फिर अपने बच्चे की? सॉरी, अपने नहीं, मेरे बच्चे की। आखिर उसकी देखरेख तो मैं ही करती हूँ ना, तो इस हिसाब से तो युग मेरा ही बच्चा हुआ ना, तुम तो कुछ करते नहीं हो। चित्रा फिर अनुराग को ताने देने लग जाती है। वो बस अनुराग को ताने देने का बहाना ढूंढती थी और हर बात में अनुराग को कोई ना कोई ताना दे ही दिया करती थी। पर अनुराग चुप ही खड़ा रहता था, क्योंकि उसे बात को बढ़ाना बिल्कुल पसंद नहीं था। अनुराग चित्रा से सीधे मुद्दे की बात करते हुए कहता है, मुझे तुम्हें कुछ बताना था। चित्रा कहती है, हाँ तो बताओ ना अनुराग, मुहूर्त का इंतजार कर रहे हो क्या? अनुराग फिर चित्रा की बात को इग्नोर मारते हुए सीधे अपनी बात करते हुए कहता है, मुझे पता चल गया है कि मुझे इस बार किस पर किताब लिखनी है। मैं यक्षिणी पर कहानी लिखने वाला हूँ। चित्रा अनुराग को एकटक नजर से देखते हुए कहती है, क्या कहा, यक्षिणी पर? अनुराग खुश होते हुए कहता है, हाँ चित्रा, यक्षिणी पर। वही कहानी जो मिस्टर स्टीफन ने मुझे बताई थी कि वो हर अमावस्या पूर्णिमा को मर्दों को अपना शिकार बनाती है। चित्रा मुंह बनाते हुए कहती है, हाँ तो लिखो ना अनुराग, मैंने कब तुम्हें लिखने से मना किया है? तुम ये बात मुझे क्यों बताने आए हो, वो भी इतनी रात में? अनुराग तुरंत कहता है, वो इसलिए चित्रा क्योंकि मैं अपने गांव वापस जा रहा हूँ, मेहंदी पथार, वो भी आज शाम की ट्रेन से। चित्रा हैरानी के साथ कहती है, तुम मेहंदी पथार जा रहे हो, वो भी आज शाम की ट्रेन से, पर क्यों? अनुराग झट से जवाब देता है, कहानी लिखने के लिए। जैसे अनुराग ये बात बोलता है, चित्रा अनुराग को जैसे किसी पागल को घूरते हैं उसी तरह घूरने लग जाती है, क्योंकि उसे अनुराग की ये बात बिल्कुल भी समझ नहीं आई थी। चित्रा अनुराग को घूरते हुए ही कहती है, मैं अभी भी कुछ समझी नहीं अनुराग, तुम भला एक कहानी लिखने के लिए अपने गांव क्यों जा रहे हो, वो भी इतने सालों बाद? अनुराग झट से जवाब दे देता है, क्योंकि वो यक्षिणी वहीं पर मर्दों को अपना शिकार बनाती है। चित्रा अनुराग को अभी भी घूरते हुए ही कहती है, तुम यक्षिणी पर कहानी लिखना चाहते हो अनुराग, या उसका शिकार बनना चाहते हो वहां पर जाकर? अनुराग खामोश रहता है, चित्रा की बात का कुछ जवाब नहीं देता है। जब अनुराग कुछ नहीं कहता है तो चित्रा खुद ही बोल पड़ती है, तुम्हें वहां पर जाने की कोई जरूरत नहीं है, तुम यहाँ पर भी तो रहकर कहानी लिख सकते हो ना। अनुराग चित्रा की बात से असहमत होते हुए कहता है, नहीं चित्रा, मैं यहाँ पर बैठकर कहानी नहीं लिख सकता, क्योंकि इस बार मैं कहानी सिर्फ लिखना नहीं चाहता हूँ, बल्कि उस कहानी को जीना भी चाहता हूँ, और कहानी जीने के लिए मुझे वहां पर जाना ही पड़ेगा। सब कुछ अपनी आंखों से देखूंगा, उसे महसूस करूंगा, तभी तो उस चीज को लिख पाऊंगा ना। चित्रा गुस्से के साथ कहती है, अनुराग, तुमने सिगरेट पीने के साथ शराब पीना भी शुरू कर दिया है क्या, जो आधी रात यूं बहकी बहकी बातें कर रहे हो? तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है ना? मिस्टर स्टीफन ने तुम्हें जो बात बताई थी वो बस एक कहानी थी, कोई हकीकत नहीं। अनुराग तुरंत पलटकर जवाब देते हुए कहता है, नहीं चित्रा, मिस्टर स्टीफन ने मुझे सिर्फ कोई कहानी नहीं सुनाई थी, बल्कि सच्चाई बताई थी। उनका दोस्त खुद यक्षिणी के हाथों मारा गया था, उन्होंने मुझे खुद बताया था, और मेरे सर मुझसे कभी झूठ नहीं बोल सकते। मैंने उनकी आंखों में सच देखा था। चित्रा पलटकर कुछ कहने ही वाली थी कि उसी वक्त अनुराग कुछ सोचते हुए धीरे धीरे कहता है, मेरा दिल कहता है यक्षिणी सच में होती है, और वो वहीं पर है, किश्नोई नदी के घाट पर, और आज तक अपने प्रेमी के वापस आने का इंतजार कर रही है।
चित्रा गुस्से गुस्से में ही उसके मन में जो आता है वो बोल पड़ती है। हाँ, सच कहा तुमने अनुराग, यक्षिणी सच में होती है और वो आज तक अपने प्रेमी के आने का इंतजार कर रही है, और उसका प्रेमी कोई और नहीं तुम ही हो। वो तुम्हारे ही आने का तो सदियों से इंतजार कर रही है। अनुराग चित्रा की बात को फिर इग्नोर मारते हुए अपनी ही बात करते हुए कहता है, चित्रा तुम्हें जो बोलना है बोलो, पर मैं अपनी कहानी लिखने के लिए अपने गांव जाकर रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। चित्रा कुछ नम लहजे के साथ गुस्से से ही कहती है, अच्छा बहाना ढूंढा अनुराग तुमने मुझसे अलग होने का। तुम मुझसे अलग होना चाहते हो ना, तो सीधे सीधे कहो ना, यूं बहाना क्यों दे रहे हो। अनुराग चित्रा को समझाते हुए कहता है, नहीं चित्रा, तुम मुझे गलत समझ रही हो, ऐसा कुछ नहीं है। मैं भला तुमसे अलग कैसे हो सकता हूँ, तुम तो अभी भी मेरी जान। इतना कहकर अनुराग खुद चुप हो जाता है। चित्रा अनुराग को फिर समझाते हुए कहती है, वहां पर मत जाओ अनुराग, यहीं पर रहकर कहानी लिखो। यहाँ पर कहानी लिखने में क्या बुराई है, मैं तुम्हें कहानी लिखने से मना थोड़ी कर रही हूँ। अनुराग अपनी ही बात पर अड़ते हुए कहता है, नहीं चित्रा, मैंने कहा ना तुम्हें, मैं सिर्फ कहानी लिखना नहीं चाहता हूँ, बल्कि उस कहानी को जीना चाहता हूँ, जिसके लिए मुझे वहां पर जाना ही होगा। मेरी बात को समझने की कोशिश करो। चित्रा गुस्से के साथ कहती है, अगर तुम्हें हर बार अपने ही मन की करनी होती है तो तुम मुझसे कुछ पूछने के लिए आते ही क्यों हो अनुराग। अनुराग भी गुस्से के साथ पलट कर कहता है, पूछने नहीं चित्रा, बताने आया हूँ, ताकि तुम्हें ये ना लगे तुम्हारा पति तुम्हें अकेला छोड़कर चले गया है। मैं अपने युग को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला, बस 1 महीने की बात है, कहानी लिखकर वापस आ जाऊंगा। चित्रा बिना सोचे समझे गुस्से से बोल पड़ती है, हाँ तो जाओ ना, किसने रोका है तुम्हें। वैसे भी तुम्हारे होने ना होने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, तुम्हारा होना ना होना एक समान है। अनुराग खामोश ही रहता है। चित्रा गुस्से के साथ बोल पड़ती है, जल्दी जल्दी जाओ, शाम को क्यों, अभी सुबह की ट्रेन से अपने गांव चले जाओ, ताकि जाते से ही उस यक्षिणी का शिकार बन जाओ। कल पूर्णिमा जो है वो फिर किसी मर्द को अपना शिकार बनाएगी ना, और वो तुम ही होगे। जब उसके शिकार बनोगे ना, तो ऊपर भगवान के पास पहुंचकर तुम्हारी अकल ठिकाने आएगी। ऐसे तो आ नहीं रही। अनुराग चित्रा की आंखों में देखते हुए कहता है, शिकार तो रोज ही बन रहा हूं चित्रा, तुम्हारे तानों का। वो यक्षिणी के शिकार बनने से कम है क्या। यक्षिणी तो बस एक बार मारती है, पर तुम्हारे ताने मुझे हर रोज मारते हैं। अनुराग की ये बात सीधे चित्रा के दिल पर लग जाती है और वो खामोश हो जाती है। अगले ही पल अनुराग उस कमरे से बाहर चले जाता है। सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है। इतना कहकर अनुराग गुस्से के साथ उस कमरे से बाहर निकल जाता है। अनुराग अपना जरूरी सामान पैक कर आखिरी बार अपनी पत्नी बच्चे को देखता है और शाम की ट्रेन से ही मेहंदी पथार जाने के लिए निकल जाता है। अपनी पत्नी और बच्चे से दूर जाने के कारण उसका मन उदास तो था, पर कहीं ना कहीं उसके दिल में एक खुशी भी थी, एक उत्साह भी था, क्योंकि अनुराग वो करने जा रहा था जो वो सालों से करना चाहता था। वो वापस से लेखक की दुनिया में कदम रखने जा रहा था, अपने सपनों को सच करने जा रहा था। इस दुनिया में सबसे बड़ी लड़ाई होती है अपने सपनों के लिए लड़ना, और अनुराग आज वही लड़ाई लड़ने जा रहा था। अपने सपनों के लिए वो अपनों से तो लड़ गया था, और अब दुनिया से लड़ने जा रहा था। अपने सपनों की जिंदगी जीने जा रहा था। इंसान को मजा तब नहीं आता जब वो मंजिल पर पहुंच जाता है। इंसान को मजा तब आता है जब वो मंजिल के सफर में होता है। उसी सफर में उसे वो यादें मिलती हैं जो ताउम्र उसके साथ रहती हैं। अनुराग आज उसी सफर पर निकल गया था। बड़ा मुश्किल होता है इंसान के लिए ये फैसला लेना कि वो किसके लिए जिएगा दुनिया में, जीने के लिए या फिर अपने सपनों के लिए। और अनुराग ने इन दोनों में से अपने सपनों को चुना था। उसे फर्क नहीं पड़ रहा था कि दुनिया उसके बारे में क्या सोचेगी, कि कैसे उसने अपनी पत्नी और बच्चे को अकेला छोड़ दिया था। उसके दिमाग में बस एक बात थी, और वो ये कि उसके पिता ब्रजेश्वर का सपना था कि वो लेखक बने, और अनुराग उसी सपने को सच करने निकल गया था।
ट्रेन की खिड़की के पास बैठे हुए अनुराग यक्षिणी के बारे में ही सोचे जा रहा था कि यक्षिणी सच में होगी भी या नहीं। अगर होगी तो कैसी दिखती होगी? क्या सच में वो इतनी सुंदर होगी कि जिसे देखते ही वो चित्रा को भी भुला देगा? जिस तरह हर मर्द उससे मोहित हो जाता है, क्या उसी तरह वो भी उससे मोहित हो जाएगा? आखिर उसे क्या अभिशाप मिला होगा जिस कारण वो इतनी बेरहमी से मर्दों को अपना शिकार बनाती है? आखिर वो देवी से डायन कैसे बन गई? क्यों वो पृथ्वी लोक पर चली आई थी? वो कब से इस लोक में है? यही सब सवाल अनुराग के मन में चल रहे थे। अनुराग के मन में जो भी ख्याल आ रहा था उसमें यक्षिणी का नाम होता ही था। मेहंदी पथार पहुंचने से पहले ही अनुराग यक्षिणी का हो चुका था, उसके ख्यालों में पूरी तरह डूब चुका था। इस तरफ बंगलामुड़ा गांव में दिलीप और बल्लू काका झाड़ी जंगल के अंदर थे। शाम धीरे धीरे बीतते जा रही थी, जिस कारण अंधेरा होने लग गया था। दिलीप ने अपने हाथ में कागज पकड़कर रखा हुआ था, जो फोल्ड करके रखा हुआ था। उस कागज को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो कागज बहुत ही पुराना हो। वो कागज मटमैला पीले रंग का हो गया था। दिलीप के कुछ आगे ही बल्लू चलते जा रहा था, जिसने अपने हाथ में लालटेन पकड़ा हुआ था, जो उसने कुछ देर पहले ही जलाई थी। उसी की पीली रोशनी में झाड़ियों को साइड करते हुए वो दोनों आगे बढ़ते जा रहे थे। बल्लू तो डर के मारे अपने कदम आगे बढ़ा ही नहीं पा रहा था, पर दिलीप था कि उस पर बार बार चिल्लाया जा रहा था, जिस कारण बल्लू को ना चाहते हुए भी अपने कदम आगे बढ़ाने पड़ रहे थे। बल्लू चल ही रहा था कि वो चलते चलते रुक जाता है। बल्लू जैसे ही रुकता है, दिलीप पीछे से उसे धक्का मारते हुए कहता है, तू फिर रुक गया कामचोर, ये तू चलते चलते रुक क्यों जाता है जब देखो? बल्लू डरते हुए कहता है, मालिक, मेरी तो आगे बढ़ने की जरा सी भी हिम्मत नहीं हो रही है। आप जानते हैं ना आगे क्या है? आप मुझे उस तरफ क्यों ले जा रहे हैं? दिलीप बल्लू पर चिढ़ते हुए कहता है, तुझे तेरी मौत से मिलाने के लिए कामचोर। बल्लू खामोश रहता है। वो जानता था कि मालिक को पलटकर जवाब देना मतलब अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारना, इसलिए वो चुप ही खड़ा रहता है। दिलीप फिर बल्लू को धक्का देते हुए कहता है, अब जल्दी कर, जल्दी जल्दी अपने कदम बढ़ा, यहाँ पर क्या खड़ा हुआ है? बल्लू हिचकिचाहट के साथ बोल पड़ता है, पर मालिक, हम वहां जा ही क्यों रहे हैं? मुझे नहीं लगता कि हमें वहां पर जाना चाहिए, अब तो रात भी हो चुकी है। दिलीप बल्लू को अपनी गुस्से से भरी आंखें दिखाते हुए कहता है, तूने फिर मुझसे सवाल किया? मैंने तुझसे हंसकर दो बातें क्या कर ली, तू तो मेरे सिर पर ही चढ़ गया। लगता है तुझे तेरी औकात दिखानी पड़ेगी, बताना पड़ेगा मालिक और नौकर के बीच का अंतर क्या होता है। बल्लू शर्म से अपना सिर नीचे झुका लेता है। उम्र में बड़े होने के बावजूद भी दिलीप बल्लू का जरा भी मान सम्मान नहीं करता था। जब देखो उसे नीचा दिखाने की कोशिश करता रहता था, वो ताने देते रहता था। इसका मुख्य कारण ये था कि दिलीप ये बात आज भी नहीं भुला पाया था कि बल्लू ने अनुराग का साथ दिया था। वो अनुराग के साथ ग्रेवयार्ड कोठी में रुक गया था, उसके साथ हवेली नहीं चला था। बल्लू फिर से डरते हुए धीरे धीरे अपने कदम आगे बढ़ाने लग जाता है। दिलीप भी उसके पीछे पीछे ही जाने लग जाता है। बल्लू के चेहरे पर तो डर था, पर दिलीप के चेहरे पर जरा सा भी डर नहीं था। उसकी आंखों में किसी को पाने की चाहत थी, एक उत्साह था जैसे वो कुछ खोज रहा हो, किसी मकसद के साथ वो काला झाड़ी के अंदर आया हो। कुछ देर में ही दिलीप और बल्लू चलते चलते रुक जाते हैं। उन दोनों की आंखों के सामने ग्रेवयार्ड कोठी थी। दोनों एकटक नजर से ग्रेवयार्ड कोठी को ही घूरे जा रहे थे। दिलीप बल्लू पर चिढ़ते हुए कहता है, अब तू अंदर भी चलेगा या यहीं पर खड़ा रहेगा बल्लू? बल्लू हकलाते हुए कहता है, क्या कहा मालिक, अंदर चलना है? पर क्यों मालिक? दिलीप बल्लू पर गुस्सा करते हुए कहता है, तूने फिर मुझसे सवाल किए, तेरी ये मजाल? कितनी बार बोला तुझे मुझे पलट कर जवाब मत दिया कर, और सवाल तो कतई मत पूछा कर कामचोर। दिलीप के गुस्सा करने पर बल्लू घबरा जाता है और पलट कर कुछ जवाब नहीं देता है। बल्लू का डरना जायज था, क्योंकि गांव में ये अफवाह फैल चुकी थी कि यक्षिणी ने अपना नया ठिकाना बनाया था, जो कि ग्रेवयार्ड कोठी थी। गांव वालों का मानना था कि यक्षिणी अब ग्रेवयार्ड कोठी में ही रहा करती थी। रात के वक्त जो भी मुसाफिर ग्रेवयार्ड कोठी के पास से गुजरता था, उसने पायल की छनछन और एक औरत के गाना गाने की आवाज सुनी थी, जो ग्रेवयार्ड कोठी के अंदर से ही आती थी। इसी डर से कोई दिन में तक ग्रेवयार्ड कोठी के अंदर नहीं जाता था।
और दिलीप तो बल्लू को रात के वक्त ग्रेवयार्ड कोठी के अंदर जाने के लिए बोल रहा था। ऐसा कर पाना उसके लिए काफी मुश्किल था। बल्लू ग्रेवयार्ड कोठी के बाहर ही खड़ा रहता है, अंदर कदम नहीं रखता है। जब बल्लू एक कदम तक आगे नहीं बढ़ाता है तो दिलीप उसे धक्के से साइड करते हुए कहता है, हट, तू ना अब बूढ़ा हो गया है, ये सब तेरे बस की बात नहीं है, मुझे ही अंदर जाना पड़ेगा। इतना कहकर दिलीप ग्रेवयार्ड कोठी के अंदर घुस जाता है। ग्रेवयार्ड कोठी का दरवाजा बस टिका हुआ था, क्योंकि वहां पर चोरी होने का कोई डर नहीं था। डर था तो सिर्फ यक्षिणी का, उसी की वजह से कोई ग्रेवयार्ड कोठी के अंदर नहीं आता था। बल्लू दिलीप को मना करते हुए कहता है, रुकिए मालिक, अंदर मत जाइए, अंदर जाना सुरक्षित नहीं है मालिक, अंदर वो है मालिक, रुक जाइए, अंदर मत जाइए। पर दिलीप बल्लू की एक नहीं सुनता है और ग्रेवयार्ड कोठी के अंदर घुस जाता है। दिलीप को अंदर घुसते हुए देखकर बल्लू ना चाहते हुए भी उसके पीछे पीछे ग्रेवयार्ड कोठी के अंदर घुस जाता है। जब बल्लू और दिलीप ग्रेवयार्ड कोठी के अंदर घुसते हैं तो देखते हैं कि ग्रेवयार्ड पूरी तरह सुनसान पड़ी हुई है। गहरा सन्नाटा छाया हुआ था। अंधेरा होने की वजह से ज्यादा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, बस लालटेन की पीली रोशनी में कुछ चीजें ही दिखाई दे रही थी। बल्लू के तो डर के मारे रोंगटे खड़े हो गए थे, पर दिलीप था कि वहां पर बहुत ही बहादुरी के साथ खड़ा हुआ था। दिलीप और बल्लू दोनों धीरे धीरे अपने कदम बढ़ाते हुए हॉल के एकदम बीचों बीच आकर खड़े हो जाते हैं। फर्श पर जरा सी भी डस्ट नहीं थी और न मकड़ी के जाले थे, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई ग्रेवयार्ड कोठी में रहता हो। कोई ग्रेवयार्ड कोठी की हालत देखकर ये कह ही नहीं सकता था कि ग्रेवयार्ड कोठी सालों से बंद थी। हॉल के एकदम बीचों बीच पहुंचकर दिलीप अपने साथ जो मटमैला पुराना कागज लाया था उसे खोलने लग जाता है। उस पर एक नक्शा बना हुआ था जो देखने में ग्रेवयार्ड कोठी के ब्लूप्रिंट का लग रहा था, जैसे उसे तब बनाया गया हो जब ग्रेवयार्ड कोठी बनाई जा रही हो। बल्लू उस नक्शे में झांकने की कोशिश करते हुए कहता है, ये क्या है मालिक? दिलीप बल्लू की बात का कुछ जवाब नहीं देता है, नक्शे के अंदर ही देखते रहता है। वो बड़े गौर से उस नक्शे को देखते हुए उस नक्शे को समझने की कोशिश कर रहा था। बल्लू से रहा नहीं जाता और वो फिर दिलीप से पूछ बैठता है, बताइए ना मालिक, ये क्या है? ये तो मुझे ग्रेवयार्ड कोठी की तरह ही लग रहा है। जैसे ही बल्लू ये बात बोलता है दिलीप अतीत की यादों में चले जाता है, ठीक उस वक्त में जब उसके हाथ में ग्रेवयार्ड कोठी का ब्लूप्रिंट लगा था। दिलीप हवेली के अंदर तहखाने में अकेला बैठा हुआ था। उसके हाथ में अघोरी की तंत्र मंत्र की किताब थी, वही किताब जो उसे तहखाने में से मिली थी जब वो पहली बार हवेली के अंदर आया था। दिलीप उस किताब के पेज को पलटाए जा रहा था। दिलीप उस किताब के पेज पलटाते हुए कहता है, इस किताब में जरूर कोई ना कोई टोटका लिखा होगा जिससे मेरे बेटे विराट को ताकत मिले और वो मेरा वंश आगे बढ़ा सके। ढूंढ दिलीप ढूंढ, अगर तुझे तेरा वंश आगे बढ़ाना है तो कोई ना कोई टोटका तुझे ढूंढना ही पड़ेगा, वरना भूल जा सब कुछ। दिलीप अक्सर जब अपनी असल जिंदगी में किसी मुसीबत में पड़ता था, अघोरी की किताब का सहारा लेने उसके पास आ जाया करता था। बीते सालों में जानकी की बहुत तबीयत खराब हुई थी, इतनी खराब कि डॉक्टर भी उसे ठीक नहीं कर पा रहे थे। तब दिलीप ने इसी किताब में से ढूंढकर एक टोटका किया था और उसी की मदद से जानकी ठीक हो पाई थी। तभी से दिलीप भी इन टोने टोटकों पर विश्वास करने लग गया था। कुछ चीजें तो उसे समझ आ जाती थी, पर ज्यादा चीजें समझ नहीं आती थी, इसलिए वो वाले टोटके किया नहीं करता था। कई टोटके करने में तो वो असफल भी हुआ था, जिसका हर्जाना उसे भुगतना पड़ा था, पर फिर भी वो किया करता था क्योंकि उससे उनको फायदा भी हुआ करता था। दिलीप फिर किताब के पेज पलटाते हुए खुद से बड़बड़ाते हुए कहता है, मिल जा, कोई तो तरीका होगा जिससे मेरा वंश आगे बढ़ सकता होगा। काफी देर तक पेज पलटने के बाद भी जब दिलीप को कुछ नहीं मिलता है तो वो गुस्से से किताब को बंद करते हुए कहता है, ये किताब है कि जी का जंजाल, अब से ढूंढ रहा हूँ लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिससे विराट की ताकत बढ़ सके। किताब को बंद करते हुए दिलीप की नजर जब उस किताब के बैक कवर पर पड़ती है और वो देखता है कि उसका बैक कवर उसके फ्रंट कवर से मोटा लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर कुछ हो। वो कवर फूला फूला लग रहा था। दिलीप किताब के बैक कवर को दबाते हुए कहता है, ये किताब का कवर मोटा क्यों है? ऐसा लग रहा है जैसे कोई पेपर फोल्ड कर रखा गया है। देखना पड़ेगा उस अघोरी ने यहाँ क्या छुपाया है। इतना कहकर दिलीप तुरंत अपने पास रखे खंजर को उठाता है और उस कवर को बड़े आराम से फाड़ने लग जाता है। जब दिलीप उसे फाड़ता है तो देखता है उसके अंदर एक कागज फोल्ड करके रखा हुआ था। दिलीप उस कागज को बाहर निकालकर खोलते हुए कहता है, देखो तो कौन सा कागज है।
जब दिलीप उस कागज को पूरा खोलता है तो देखता है कि उसके अंदर एक ब्लूप्रिंट था। दिलीप उस ब्लूप्रिंट को देखकर हैरान हो गया था, आंखें फाड़कर उस ब्लूप्रिंट को देख रहा था। दिलीप हैरानी से कहता है, ये ग्रेवयार्ड कोठी का ब्लूप्रिंट यहाँ कैसे? अघोरी ने इसे यहाँ क्यों छुपाया था? दिलीप के मन में ऐसे बहुत से सवाल चल रहे थे। उस ब्लूप्रिंट में ग्रेवयार्ड कोठी के हर एक कमरे बने हुए थे। उसी ब्लूप्रिंट के अंदर एक कमरा था जहां पर लाल मार्क किया गया था। दिलीप उस जगह को देखते हुए हैरानी के साथ कहता है, इस ब्लूप्रिंट में इस कमरे में लाल मार्क क्यों है? ग्रेवयार्ड कोठी पर यह कौन सा कमरा है जहां पर मैं आज तक नहीं गया? सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है।